हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूबी वीडियो ऑफ स्कूब ट्यूबर। आज हम वन चैप्टर इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन जाके भी चेक कर सकते हो। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फ्लोएम का क्या रोल है। तो जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। हमें याद कैसे करना है कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किससे चालू होता है? एक्स से। एक्स से पहले क्या आता है? डब्ल्यू। तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोइम फ मतलब कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है और वो बाई डायरेक्शनल होता है। ट्रांसफर होना फूड का या फिर शुगर का, वाटर का, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब हम इम्बाइबेशन देख लेते हैं। इम्बाइबेशन क्या होता है? इम्बाइबेशन जैसे देखा होगा ना आपने, कभी बारिश होती है तो लकड़ी फूल जाती है, उसी को हम इम्बाइबेशन बोलते हैं। जब कोई सॉलिड सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो इम्बाइबेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल है जर्मिनेशन ऑफ सीड। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहला हमारा डिफ्यूजन। ये पैसिव होता है, इसके अंदर कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। या हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है और इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सेल के। जरूरी नहीं है इसमें लिविंग सेल इन्वॉल्व हो, इसके बिना भी डिफ्यूजन हो सकता है। सेकंड है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी पैसिव होता है लेकिन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चैनल प्रोटीन्स यूज होते हैं। फैसिलिटेट तीन टाइप से हो सकता है। पहला हमारा क्या? यूनिपोर्ट, मतलब कि एक चैनल एक को केवल अंदर लेकर जा रहा है। या फिर सिम्पोर्ट, दो दो चीजें हैं वो दोनों के दोनों अंदर जा रही हैं। या फिर एंटीपोर्ट, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रही है। तीसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव होता है, इसके अंदर एटीपी खर्च होती है और ये अपहिल होता है। अगला हमारा लास्ट ऑस्मोसिस। इसमें पानी का मूवमेंट होता है एक परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है कौन सा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? जो मीडियम होता है ना जिसमें हम कोई चीज रखते हैं, जैसे रीजन का एग्जांपल है, तो हम जब रीजन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जब बाहर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है तो हाइपरटोनिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब इसमें जो पानी अंदर का कंटेंट है ना, पानी वो बाहर आ रहा होता है। ये एक्सोस्मोसिस होता है, मतलब कि पानी के जो मॉलिक्यूल है वो अंदर से बाहर आ रहे होते हैं और जो शेल है वो प्लाज्मलाइज हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है। अगला है आइसोटोनिक। बराबर बराबर है, जितने सेल बाहर हैं उतने अंदर हैं, ऐसा कोई ज़्यादा कम का है ही नहीं। तो इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता पानी का, जब कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है तो सेल फ्लैसिड रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तीसरा है हाइपोटोनिक। बाहर तो सही है, पानी ज़्यादा सॉल्यूट है नहीं, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है कि पानी को बाहर से अंदर ही आना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा? जो बाहर का पानी है वो अंदर आ जाएगा। इससे क्या हो जाता है? हमारा सेल मोटा हो जाता है, मतलब टर्जिड हो जाता है। इसमें एंडोएस्मोसिस होता है, मतलब कि पानी का मूवमेंट अंदर की तरफ होता है। इसके बाद हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है? जितना भी पानी में सॉलिड मिला हुआ होता है ना, उतना ही सॉलिड पोटेंशियल कम हो जाता है। अगला है डीपीडी। डीपीडी क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस सर्किट प्रेशर। ठीक है, अगला है हमारा सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वाटर पोटेंशियल। और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल। क्योंकि हमने आगे देखा था अभी क्या, कि सॉलिड पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली पोटेंशियल होता है ना। तो और ये सॉलिड की कंसंट्रेशन से, जितना सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल कम होंगे। अगला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये बल्क फ्लो में होता है। दो तरीके से प्रेशर लगता है। पहला है हमारा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें पुल लगता है और सक्शन प्रेशर लगता है। अगला है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये पुश होता है और इसमें रूट प्रेशर में यही लगता है। रूट प्रेशर देख लेते हैं क्या होता है। रूट से सबसे पहले क्या होता है? जो आयंस होते हैं वो सॉइल के एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किस में जाते हैं? रूट की सेल के अंदर जाते हैं। जो जाइलम का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है रूट के अंदर, जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। अगला है गटेशन। गटेशन में क्या होता है? जब बारिश के दिन होता है ना, ह्यूमिड के दिन होते हैं, तो तुमने देखा होगा पानी के ऊपर क्या, पत्तियों के ऊपर क्या होता है? पानी की कुछ बूंदें सी रह जाती हैं, ओस सी।
क्यों? क्योंकि पानी के दोनों बारिश के 2 नवंबर ह्यूमिडिटी के टाइम पर क्या होता है, जो लीफ का पानी होता है ना, वो थोड़ा-थोड़ा बाहर आ रहा होता है स्मॉल पोर्स से। इस वजह से गडिशन हो जाता है और वो पानी बाहर आ जाता है लीव्स से। ठीक है? ट्रांसपोर्ट में 2 तरीके थे हमारे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है? फास्ट होता है। ये फास्ट क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल नॉन स्टिक की जगह से एकदम खिसकता खिसकता पानी बिल्कुल कि सेलों के बीच से निकलता हुआ एकदम पानी बहता चला जाता है, बहता ही चला जाता है। तो इसलिए ये फास्ट होता है। लेकिन जो सिम्प्लास्ट होता है ना, वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से निकलता है? वो तो देखो सेल से दूर दूर होके निकल जाता है, जो सेल के बीच में स्पेसेस होते हैं ना, वहां से निकलता है एपोप्लास्ट में पानी या फिर कुछ भी मिनरल्स वगैरह। लेकिन सिम्प्लास्ट में जो भी वाटर होता है या फिर कोई भी कंटेंट होता है, वो प्रोटोप्लाज्म से होके निकलता है या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से, इसलिए वो स्लो हो जाता है। अगला हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट्स के बीच में। किसकी? हायर प्लांट्स की। क्योंकि जो पाइनस की रूट्स होती हैं ना, जो सीड होता है उसका, वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता बिना फंगस के। एक यहाँ पर मेन पॉइंट है, जो फोर प्लांट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनमें पानी का कम लॉस होता है। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो कम होती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या क्या कर सकती है? एक पुल डेवलप करती है ट्रांसपिरेशन, वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाती है, पानी को लीफ को ठंडा रखने में हेल्प करती है और प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखती है सेल्स की। अगला है हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल। सबसे पहले 2 टर्म समझ लेते हैं, एक है हमारा कोइसेंस और एक है एडिसेंस। कोइसेंस में क्या होता है? पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेसेंस बोलते हैं, लेकिन कि कॉमन अट्रैक्शन। लेकिन जो एडिसेंस होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है किस किसके बीच में? वाटर और जाइलम की वॉल्स के बीच में। एक बार डायग्राम देख लो इसका। ये माइक्रोफाइबल्स होते हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं। ये गार्ड सेल है। क्लोरोप्लास्ट इनर वॉल जो होती है इसकी थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है और सब्सिडरी सेल्स हैं ये। जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है ना, वो एक टर्जिड सेल की वजह से होती है। उस टाइम पर क्या हो रहा होता है, जो मैलेट और H+ आयंस होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं सेल से। और क्लोजिंग के टाइम पर क्या क्या होता है, जो सेल है वो फ्लेक्स्ड हो जाता है और जो बाहर से जो सेल्स थे H+ आयंस थे, वो अंदर आ जाते हैं गार्ड सेल के। देखते हैं वो मिनरल एब्जॉर्ब कैसे करता है, कि अपटेक ऑफ आयंस होता कैसे है। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन होती है मिनरल्स की सॉइल के अंदर, वो कम होती है, तो हमें एक्टिवली लेने पड़ते हैं रूट्स से किसको? मिनरल्स को। लेकिन सेल्स पर सुब्रिन प्रेजेंट होती है जो कि उसे और कठिन कर देती है। इस वजह से उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वन डायरेक्शनली होता है। और कुछ तो ऐसे आयंस भी होते हैं ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम पुरानी पत्तियों से भी ले सकते हैं, जो मरने वाली होती हैं। कौन से? NPK। और कहीं कहीं पर SB जो है वो क्या होता है? मोबिलाइज हो जाता है, कि मूव कर सकता है, जिसकी वजह से पुरानी पत्तियों में इसकी डेफिशिएंसी जाती है और वो गिर जाती हैं और नई में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो कैल्शियम होता है ना, वो जा ही नहीं पाता, मूव ही नहीं कर पाता। तो क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी अगर आती है तो नई पत्ती में भी दिख जाती है। समझ में आया? मैं दोबारा टॉपिक एक्सप्लेन करूँ क्या ये वाला? सुनो एक बार दोबारा देख लो कि जब अगर कभी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है ना, तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं ना, वो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर दे देती हैं यंग पार्ट्स को। तो इस वजह से डिफिशियंसी आ जाती है ओल्ड पार्ट में। लेकिन कैल्शियम और कहीं कहीं पर सल्फर ऐसे आयन्स हैं जो कि ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, तो इनकी डिफिशियंसी यंग पार्ट में भी दिखती है। ठीक है? अब कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पर टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है और विंड है। और इंटरनल पे क्या है? नंबर ऑफ स्टेमेटा, वाटर्स की स्टेट क्या है, और जो कैनोपी है, कि जो लेयर्स आ रही हैं प्लांट्स की, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जो सबसे पास होंगे सन के, उनके ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ऐसे लास्ट टॉपिक हमारा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट फूड का होता है। तो क्या करता है, ये फूड मिलता है इसे, फिर सबसे पहले सोर्स कौन सा है हमारा? लीफ। लीफ से कहाँ करता है, ये सिंक कर देता है जहाँ पर भी जरूरत होती है। तो सोर्स और सिंक का इसका फंडा चलता है। सोर्स से मूव करता है फूड कंपेनियन सेल्स में, वहाँ से सीव ट्यूब में एक्टिव होता है,
फिर उसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो प्रेशर पोटेंशियल है ना वो कम हो जाता है, मतलब हाइपोटोनिक सिचुएशन आ जाती है। फिर उसके बाद जो वाटर होता है वो भरा था जाइलम से फ्लोएम की तरफ, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो जाता है। फिर फ्लोएम जो सैप है वो कहाँ कर देता है, सीप में रूट की या फिर जहाँ पर भी चाहिए होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब कि सिंक कर देता है फूड को। ऐसे यहाँ पर सोर्स और सिंक का फंडा चलता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीटेड। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द स्कूप ट्यूबर। थैंक यू।